बुंदेलखंड को दाल का कटोरा कहा जाता है और दलहन का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दाल की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में हम जायद की फसलों के बारे में बात करेंगे कि जायद की फसल में किन दालों का जो है सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। तो जायद में हम बात कर रहे हैं मूंग की फसल की, क्योंकि इस समय मूंग की फसल की जो बात है बुंदेलखंड में काफ़ी मात्रा में बोई जाती है और हमीरपुर ज़िले में इस बार काफ़ी मात्रा में दाल जो है पैदा की जा रही है किसानों के द्वारा। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राजू सिंह। किस प्रकार से दालों का जो है चयन करना है किसान को और किन फसलों को लेकर के वो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि बुंदेलखंड दलहन का कटोरा के रूप में माना जाता है, यहाँ पे 3 सीजन में अलग अलग दालों की खेती किसान भाई करते हैं, जिसमें मुख्यतः खरीफ में उर्द और मूंग और अरहर, इन 3 की खेती हमारे किसान भाई करते हैं। रबी की फसल में चना, मटर और मसूर, इसकी खेती हमारे किसान भाई करते हैं। और साथ ही जायद जो इस समय सीजन चल रहा है, इसमें उर्द और मूंग की खेती हमारे किसान भाई करते हैं। तो जायद जो जनपद हमीरपुर में जायद में मूंग एक प्रमुख फसल है जो किसानों के द्वारा की जा रही है, और इस वर्ष इसका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय के विशेष प्रयास से जो आच्छादन बढ़ाने के लिए हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को मोटिवेट करके मूंग की काफ़ी खेती कराई गई है। तो इस वर्ष क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है और किसान भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कि उनको इससे अच्छा लाभ मिल रहा है। सर, मूंग की फसल की तैयारी कैसे की जाती है? इसमें जैसे हमारी दलहन की खेती हम करते हैं, तो रबी की फसल की कटाई के बाद जैसे ही हमारी मटर की फसल की या मसूर की फसल की कटाई होती है, वो लगभग फरवरी मध्य से या फरवरी के अंत तक हो जाती है। उसी समय खेत को तुरंत जुताई करके और इस मूंग की फसल की बुआई कर दी जाती है। उस समय बुआई करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि अगर हम अर्ली बुआई करते हैं तो हमारी फसल वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत जो किसान भाई लेट बोते हैं, तो उनका उत्पादन भी कम होता है और साथ ही साथ बारिश में भी उस फसल के जो परिपक्वता की अवस्था होती है, उसमें बारिश होने से नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। सर, इस किस्म की कितनी प्रजाति हैं और साथ में किन तरह की जो प्रजाति है उनको मतलब कि ज़्यादा बोया जाए तो ज़्यादा लाभ कमा सकें किसान? देखिए, मूंग की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। जायद की हम बात करें तो जायद में बोने के लिए अभी जो ये आपको दिख रही है सामने ये फसल, ये शिखा प्रजाति है और ये जायद के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। और इसके अलावा विराट एक प्रजाति है, जो ये दोनों प्रजातियां भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से निकाली गई हैं, और ये आपकी 55 दिन में लगभग विराट की फसल पक के तैयार हो जाती है। तो जो कम अवधि की फसल होती है, उसको लेना किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उनकी फसल जल्दी कट के उनके हाथ में आ जाती है, तो नुकसान की संभावना उतनी ही कम बनती है। इसके अलावा एक सम्राट प्रजाति है, जो PDM 139 उसका नंबर है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है, लेकिन वो अब 10 साल से ऊपर की हो गई है, इसलिए सीड चेन से उसको सरकार ने बाहर कर दिया है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर पाते। अदरवाइज किसानों के लिए वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। सर, ये कितने बार फसल ली जाती है? जैसा आप बता रहे थे कि ये फसल 2 बार भी ली जा सकती है मूंग की। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मूंग की हमारी फसल है, उसको हम इस समय जायद में ले रहे हैं, और इसके बाद खरीफ में भी इसको हम ले सकते हैं। खरीफ यानी जो बरसात वाली फसल होती है, उस समय भी इसकी बुआई की जाती है और बुआई करने के बाद इसका उत्पादन लिया जाता है। बट इस समय बुंदेलखंड में चूँकि बारिश की जो संभावना है वो कुछ अनिश्चित सी हो गई है। बारिश कभी लेट आ रही है, कभी बीच में ड्राई स्पेल ज़्यादा हो जा रहा है, कभी बारिश हो रही है तो 2 दिन में ही 200 मिलीमीटर बारिश हो जा रही है। तो ऐसे में बारिश में जो हम मूंग की फसल लेते हैं, उसकी सफलता की गारंटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों से वो प्रभावित ज़्यादा होती है। लेकिन जायद में इस समय जो हम मूंग की फसल लेते हैं,
इसमें ऐसे नुकसान की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है अगर किसान उसको समय से, यानी फरवरी लास्ट में या मार्च की जस्ट शुरुआत में उसकी बुआई कर ले। तो इस तरीके से ये जो फसल हमारी मूंग की है, इसको हम जायद में भी और खरीफ में भी ले सकते हैं। अच्छा सर, ये फसल एक तो ये आपका हो गया। बीज बोने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे नॉर्मल हमारा किसान भाई खेती करते हैं, तो यहाँ पे जैसा आप सभी देखते ही हैं कि रबी में सीड ड्रिल से ही बुआई की जाती है, तो पंक्तियों में ही यहाँ बुआई किसान भाई करते हैं। उसी तरीके से जायद में भी पंक्तियों में बुआई करते हैं। तो इसमें क्या है कि बीज दर का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो खरीफ में हम बीज दर रखते हैं 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लेकिन जायद की जब हम बात करते हैं तो वो बीज दर हमारा 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाता है। क्योंकि खरीफ में जब हमारी फसल की जो बढ़वार होती है वो ज़्यादा होती है, पौधे बड़े हो जाते हैं, उन पे ब्रांचेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन जायद में ऐसा नहीं होता। तो जायद में चूँकि हमारी प्लांट पॉपुलेशन कम होती है, जर्मिनेशन भी थोड़ा प्रभावित होता है और पौधों की बढ़वार भी इतनी नहीं होती, इसलिए बीज दर को हम बढ़ा देते हैं। तो लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस समय मूंग की बुआई की जाती है। और जैसा हमने बताया कि उसको सीड ड्रिल से ही बोते हैं। और बीज के बोने से पहले बीज शोधन एक प्रक्रिया होती है जो बहुत आवश्यक होती है, और हमारे जो अच्छे किसान हैं वो बीज शोधन करते हैं। इसके लिए थीरम एक दवा होती है, उसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के अनुसार बोने से पहले हम उसमें मिला देते हैं। तो इससे हमारी जो रोग लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। इसमें सर खाद का प्रयोग कैसे किया जाता है क्या? नॉर्मली दलहन फसलों में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की रिकमेंडेशन होती है। और ये मात्रा अगर हम 100 किलोग्राम डीएपी या प्रति हेक्टेयर अगर हम दे देते हैं तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा अलग से कभी कभी आवश्यकता के अनुसार सल्फर का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके लिए 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में हम मिला देते हैं, तो सल्फर की पूर्ति हो जाती है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवश्यकता दलहन फसलों में उर्वरकों की नहीं होती है। पानी कब कब दिया जाता है इसको? पानी देखिए, जायद में जैसा हमारा मौसम है, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इस समय जैसे ही हमारा खेत सूख जाए, या एक इसको पहचानने का एक और तरीका होता है कि इस समय जैसे हम लोग दिन में खड़े हैं और पत्ती हल्की सी मुरझा जाए और शाम को फिर ठीक हो जाए, वो एक इंडिकेशन होता है हमारा कि टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट हमारा आ गया है। तो उस समय हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हमको पानी लगाना है, वो हम फसल को नहीं देखते हैं। तो हमें फसल को देखना है, और जब हमारी फसल की रिक्वायरमेंट आ रही है कि अब उसको पानी चाहिए, तो वो हमें देना है। वो हफ्ते भर में या बाद भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, वो तापमान पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से सिंचाई का प्रबंधन हमारे किसान भाई अगर मूंग में करेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। सर, मूंग में बीमारियां कौन कौन सी लगने की संभावना होती है और इनसे बचाव कैसे किया जाए? देखिए, मूंग में फसल सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो खरपतवार लगते हैं, उनका नियंत्रण जरूरी होता है। कुछ कीड़े लगते हैं और कुछ रोग लगता है। इसमें मुख्यतः जो रोग लगते हैं, एक तो येलो मोज़ेक वायरस, यानी कि पत्ते पीले पड़ते हैं और पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाती है। और दूसरा अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसमें हमारे पत्तियों पे भूरा भूरा सा दाग बनता है। और कीड़ों में अगर हम बात करें तो रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं, जो इस समय जैसा आप देख रहे हैं फूल की अवस्था है, तो फूल की अवस्था पे ये कीड़े उनका रस चूस लेते हैं और फली बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऐसे ही दूसरा कीड़ा जो फलियों में छेद करके खाता है, फली छेदक कीट। तो इन व्याधियों का समय पे किसान भाइयों को नियंत्रण कर लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनको हम कैसे बचाएं।
तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद इमेजाथाई पर एक खरपतवार नाशी आता है। इसकी 250 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से अगर किसान भाई पानी में 150 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करा दें, खेत में नमी होनी चाहिए, यानी सिंचाई के बाद। पहली सिंचाई हम 20 दिन में करते हैं, उसके बाद 25 दिन बाद अगर हम इसका छिड़काव कर दें तो लगभग चौड़ी पत्ती के सारे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है और फसल हमारी बहुत अच्छी रहती है। कीड़ों की बात है तो जब रस चूसने वाले कीड़े लगे उस समय इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, या डाइमेथोएट भी एक दवा आती है। इसकी इमिडाक्लोप्रिड की 250 ml मात्रा प्रति एकड़, या अगर हम डाइमेथोएट डाल रहे हैं तो 400 ml मात्रा प्रति एकड़ लगभग 150 लीटर पानी में घोल के हम फ्लावरिंग जब शुरू हो रही है हमारी फसल की, उस अवस्था पे हम छिड़काव कर दें। तो जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं जो फूलों का रस चूसते हैं, उनका नियंत्रण हो जाता है और फसल हमारी अच्छी हो जाती है। अगर इस समय जैसे ये अवस्था है, फली की अवस्था है, फली छेदक लग रहा है, तो उस समय हमें क्लोरपायरीफास या क्विनालफास या इमामेक्टिन बेंजोएट या जो भी दवा ये इस तरीके की कीड़ों के लिए रिकमेंड है, इनको हम डाल के उनका नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर हम खरपतवार से, रोगों से और कीड़ों से अपने फसल को बचा लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा एक कहा जाता है कि हमारे मूंग में 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर का हमें उत्पादन मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव सिंह, जिन्होंने मूंग से संबंधित सारे प्रश्नों के लाजवाब आंसर दिए और बताया किसान भाइयों किस तरह से मूंग की बुआई करनी है, साथ ही मूंग का संरक्षण कैसे करना है और मूंग से कितना वो लाभ ले सकते हैं। ऐसे में किसान भाई कम जो है मेहनत और कम उसके साथ में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के और अपनी मूंग की फसल अच्छी पैदा कर सकते हैं। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, हमीरपुर।